गुड मॉर्निंग। आज हम जिन स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे ये सब लार्ज कैप स्टॉक्स है। सेक्टर और इकोनॉमी जिस टाइप से चल रही है ये स्टॉक काफ़ी प्रॉफिटेबल मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब किस पॉइंट पर हमें एंट्री लेनी है, क्या प्राइस टारगेट सेट करने हैं और क्या हमारे साथ रिस्क लेके हम चलेंगे और क्या फ़ायदा हमें मिल सकता है, इस वीडियो के अंदर हम पूरा जानेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले मार्केट कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं, यानी कि इकोनॉमी के बारे में हम जान लेते हैं। निफ्टी जो है वो लगभग उसके ऑल टाइम हाई के पास में पहुंच चुका है, यानी कि जिस टाइम पर वो एकदम हाई था उसके नियरेस्ट ये पहुंच चुका है। उसके बाद कंट्री के अंदर डोमेस्टिक इन्फ्लोज जो है वो ज़्यादा आने लग गए, यानी कि बाहर से जो पैसा है वो कंट्री के अंदर अब आना हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद मॉडरेटिंग इन्फ्लेशन, यानी कि जो इन्फ्लेशन रेट है वो काफ़ी मॉडरेट बेसिस पर चल रही है, यानी कि महंगाई जो है वो काफ़ी धीमी चल रही है। एक तरीके से इतनी भी नहीं बढ़ रही है तो ऐसी घट भी नहीं रही है। और ऐसी इकोनॉमी में जो मेन सेक्टर्स यहाँ पर बूम करते हैं वो है बैंक, मेटल और एनर्जी। यानी कि मेटल सेक्टर्स जो कि एक बड़ी हमारी नीड है, एक बड़ा पैसा इसके अंदर जाता है। एनर्जी सेक्टर्स और बैंक सेक्टर यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे। सबसे पहली चीज़ है, सबसे पहला शेयर हम देखेंगे वो है ओएनजीसी। ओएनजीसी एक लार्ज कैप कंपनी है। खैर ओएनजीसी का नाम तो सभी ने सुना है। प्राइस अभी इसका चल रहा है लगभग 244। इसका पीई है लगभग 8.6 और यील्ड इसका 5% है। अब इस स्टॉक के बारे में सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगती है कि ये स्टॉक आज के डेट में अंडर वैल्यूड है और ये स्टॉक हमेशा सेफ गेम खेलता है, और यानी कि ओएनजीसी ऐसी बड़ी रिस्क यहाँ पर नहीं लेके चलता है। और उसके बाद जो मेन रिस्क इसके साथ में है वो है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के साथ में। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स जो है वो काफ़ी मतलब नाखुश हो जाते हैं कभी कभी इस स्टॉक से, क्योंकि फ्लैट ग्रोथ ये चीज़ यहाँ पर लेके चलती है। यानी कि ये जो स्टॉक है ये आपको एकदम ऐसा हाई रिटर्न किसी भी पॉइंट पर या फिर किसी भी महीने में 10% बढ़ गया या फिर 15% बढ़ गया, ऐसा ये स्टॉक यहाँ पर नहीं बढ़ता है। दूसरा यहाँ पर एक स्टॉक, इस स्टॉक के बारे में मुझे एक थोड़ी सी बुरी बात लगती है कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कम करते हैं, यानी कि जो सामान वगैरह में पैसा लगाना रहता है, इक्विपमेंट में पैसा लगाना रहता है, ये यहाँ पर कम लगाते हैं। अब प्राइस टारगेट इस स्टॉक का लेके चलेंगे हम लगभग 281, यानी कि 281 पर ये स्टॉक जा सकता है। उसके बाद बजाज हाउसिंग फाइनेंस। बजाज हाउसिंग फाइनेंस, इसका प्राइस अगर हम देखें तो लगभग 121 रुपये चल रहा है। और वहीं इसके साथ में जो पॉसिबल सिग्नल्स मुझे दिख रहे हैं, यानी कि पॉसिबल पॉइंट्स मुझे दिख रहे हैं, वही कि ये स्टॉक्स यहाँ पर थोड़ा सा नीचे जाने वाला है। तो और कुछ भी जो एनालिसिस है और भी जो बहुत सारे एनालिसिस्ट हैं उनका भी कुछ इस तरीके का ही कहना है कि ये जो स्टॉक है थोड़ा सा नीचे जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें इसके करेक्शन होने का या फिर इसके थोड़े से नीचे गिरने का वेट करना है, थोड़ा सा इसको एनालाइज करना है और लगभग इसका प्राइस टारगेट 130 से लेकर 140 पर फिक्स करके 110 या 100 तक भी अगर ये चला जाए तो उसके अंदर हमें इसमें एंट्री ले लेनी है। अब इस पॉइंट पर अगर हम एंट्री लेंगे तो लगभग 20 30 40 रुपए का भी यहाँ पर फ़ायदा हो गया पर स्टॉक पर शेयर पर। तो ये काफ़ी बढ़िया बात हमारे लिए हो जाएगी। उसके बाद अगला शेयर आता है आरआईएल। आरआईएल इस समय एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है। पहली चीज़ बिकॉज़ जो इनके शिपमेंट्स वगैरह थे जो कि इज़राइल ये रूट्स पर जा रहे थे, मेनली यूरोप में ये शिपमेंट्स अपने भेजते थे और स्विस कैनाल से इनका जो रूट जा रहा था वो अब धीरे-धीरे ऐसा होने लग गया है कि क्लियर होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। यानी कि ये जो रूट है ये बहुत महँगा होता हुआ जा रहा था, तो पूरा अफ्रीका जो है वो यूरोप तक पहुँचने के लिए क्रॉस करना पड़ता था। तो उससे क्या होता है कि ऑयल शिपमेंट्स यहाँ पर महँगी होती जा रही थी। लेकिन आज की डेट में अगर हम देखते हैं तो ये जो रूट है ये अब क्लियर होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। वॉर जो है ईरान के साथ इज़राइल की एंड हो चुकी है। वहीं हमास के साथ भी अगर देखते हैं तो एक काफ़ी अच्छी डील पर इज़राइल पहुँच चुका है। ठीक है, तो लगभग 50% इसके वाईटीडी पर ये चल रहा है और काफ़ी लेस वोलेटाइल ये स्टॉक है। उसके बाद मेनली डाइवर्सिफिकेशन अगर रिलायंस का देखें तो काफ़ी अच्छा है। जियो इसका एक मेन यहाँ पर सोर्स है। उसके बाद रिटेल भी एक बड़ा सोर्स है, रिलायंस रिटेल आप देखोगे। और फिर ऑयल जो है, ऑयल शिपमेंट्स तो इसका है ही। अब जो बड़े एनालिसिस्ट हैं जैसे कि जेपी मॉर्गन हो गए और सीएलएसए, इसने इस स्टॉक को यहाँ पर रिकमेंड यहाँ पर किया हुआ है। अब एंट्री इस स्टॉक के अंदर हमको लेनी है यहाँ पर 1500 से 1520 के बीच में, यानी कि 1500 से 1520 के बीच में अगर हम यहाँ पर एंट्री ले लेते हैं और इसका प्राइस टारगेट 1600 प्लस का रख देते हैं, यानी कि 1620 या फिर पर स्टॉक भी अगर 100 रुपये भी यहाँ पे अगर हम कमा लेते हैं तो ये काफ़ी अच्छी डील हमारे लिए हो जाएगी। अब अगला अगर हम देखते हैं स्टॉक, एक बड़ी लार्ज कैप कंपनी और मेटल सेक्टर के अंदर, वो है वेदांता लिमिटेड। डिविडेंड यील्ड इसका लगभग 8.4% चल रहा है, काफ़ी अच्छा है। और प्राइस जो है इसका 417 रुपये चल रहा है। अब क्रेडिट रेटिंग जो है वेदांता की यहाँ पर अपग्रेड हुई है, यानी कि एक बड़ी अच्छी बात है वेदांता के लिए, बिकॉज वेदांता के ऊपर डेट काफ़ी था बट क्रेडिट रेटिंग जो है बहुत सारी एजेंसीज ने यहाँ पर इस कंपनी के लिए स्पेशली इम्प्रूव कर दी है।
उसके बाद इस कंपनी के बारे में काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ जो है, अब वो मार्केट में आना धीरे-धीरे स्टार्ट हो गई। यानी कि अच्छा परफ़ॉर्म जो है कंपनी कर सकती है। अब कुछ एनालिसिस ने यहाँ पर 450 से 600 का यहाँ पर टारगेट दिया है। लेकिन मैं अगर बोलता हूँ तो आप लगभग यहाँ पर 460 470 तक का टारगेट लेके चलिए कि ये जो स्टॉक है यहाँ तक जा सकता है। और गुड एंट्री यहाँ पर आप 400 तक की ले सकते हैं। यानी कि ये जो स्टॉक है ये काफ़ी एकदम प्लमेट भी नहीं करेगा, तो ये काफ़ी एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ऐसा भी आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो बट इट इज़ अ गुड स्टॉक। ये जो सेक्टर है स्पेशली जो मेटल सेक्टर, उसका हमारे पोर्टफोलियो के अंदर एक स्टॉक यहाँ पर होना ही चाहिए। खैर, वेदांता एक अच्छी चॉइस उसमें हो सकती है। अब एक बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक हम देख लेते हैं। तो बैंकिंग सेक्टर में बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा लगभग इसका प्राइस अभी 242 चल रहा है। और इसका जो ऑल टाइम लो था, या फिर कह सकते हैं इसका जो लो था, सबसे लोवेस्ट ये चला गया था, उससे 27% ये जो स्टॉक है यहाँ पर बढ़ चुका है। यानी कि उस प्राइस पॉइंट पे जिसने ये स्टॉक को खरीदा था, उसका 27% यहाँ पर उसको फ़ायदा मिल गया है। अब बहुत सारी जो रेटिंग एजेंसीज़ है, उन्होंने भी यहाँ पर इस स्टॉक को रिकमेंड किया है। जैसे कि 250 से 300 तक इसका एक प्राइस पॉइंट यहाँ पर रखा गया है कि ये 250 से 300 तक यहाँ पर टारगेट चला जाएगा इसका। उसके बाद देखो ये जो पीएसयू है, यानी कि ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, इसने एक काम यहाँ पर ये सही किया है कि एसेट क्वालिटी जो है यहाँ पर इसने इम्प्रूव करी। यानी कि जो चीज़ें इसने जिन चीज़ों के अगेंस्ट यहाँ पर लोन दिया था, अब उन चीज़ों के अंदर इम्प्रूवमेंट आने यहाँ पर लग गया है। देखो होता ये है कि आप जब कोई लोन देते हो, तो आप कोई चीज़ वहाँ पर गिरवी रखते हो। अब वो जो गिरवी रखी हुई चीज़ है, वो कहीं न कहीं इन्होंने ठीक नहीं रखी, या फिर कह सकते हैं कि जो जिस बेसिस पर इन्होंने लोन दिया, फॉर एग्जांपल क्या गारंटी आप ले रहे हो, क्या असेट आप यहाँ पर रख रहे हो, किस तरीके का आप लोन दे रहे हो, वो कहीं न कहीं इस बैंक का पहले ठीक नहीं था, लेकिन अब धीरे-धीरे ठीक हो रहा है ना? तो कहीं न कहीं ये आप देख सकते हो कि बैंक ऑफ बड़ौदा भी काफ़ी अच्छा ट्रेंड में है। एंट्री आप 240 से लेकर 245 तक ले सकते हो, और आप अगर चाहो तो आज ही इसमें एंट्री ले सकते हो। बट अच्छा है, स्टॉक है, काफ़ी अच्छा स्टॉक ये परफ़ॉर्म कर सकता है, तो मैं इसे रिकमेंड करूँगा। उसके बाद टोटल अब समरी देख लेते हैं कि क्या स्टॉक मतलब किस प्राइस में हमें लेने हैं और किस प्राइस में हमें इसका टारगेट फिक्स करना है। ओएनजीसी हमें लेना है लगभग 240 में, और 280 का इसका टारगेट हम रखेंगे। बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, इसकी एंट्री हम 110 का रखता हूँ मैं, और 140 यहाँ पर इसका एग्ज़िट रखेंगे। उसके बाद आरआईएल अगर हम देखें, एक बड़ी लार्ज कैप कंपनी है, वो लगभग 1500 का स्टॉक एंट्री अगर हम रख दें, या फिर थोड़ा-सा इससे भी अगर नीचे आ सके तो रख लेते हैं, और 1600 प्लस यहाँ पर हम इसका एग्ज़िट रख देते हैं। वहीं वेदांता अगर हम देखें तो 400 का इसकी एंट्री रखते हैं, और 600 का इसका हमें टारगेट रखना चाहिए। बट 600 मुझे नहीं लगता ये इतना ज़्यादा आगे तक जाएगा, बट फिर भी ठीक है। अब बैंक ऑफ बड़ौदा का देख लेते हैं, 240 यहाँ पर एंट्री रखते हैं, और टारगेट इसका लगभग 300 रख देते हैं। 240 या फिर 242-43 भी अगर हम देख लें, 245 तक भी ये स्टॉक जो है वो ठीक-ठाक आपको पड़ जाएगा। ओके, अब पोर्टफोलियो की स्ट्रेटेजी किस तरीके से रहनी चाहिए हमारी, कुछ डिफेंसिव स्टॉक्स भी यहाँ पर है, जैसे कि ओएनजीसी, वेदांता, ये इतने ज़्यादा बढ़ेंगे भी नहीं, लेकिन धड़ाम से नीचे भी नहीं गिरेंगे। अब एक कोर ग्रोथ यहाँ पर आपकी रिलायंस कर सकता है, बिकॉज रिलायंस के पास बिजनेस है, और आज के डेट में जब इकोनॉमी बूम पर जाती है, और ऑयल वगैरह जो भी आपके ट्रेड राउट्स वगैरह है, वो सब क्लियर हो जाते हैं, उन पर अब कोई खतरा नहीं है, तो काफ़ी ईजी हो जाता है बिजनेस करना। तो ये रिलायंस के लिए एक काफ़ी कॉस्ट एफिशिएंट कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बात हो जाएगी, और कहीं ना कहीं रिलायंस का बिजनेस बढ़ेगा, तो अच्छी ग्रोथ जो है रिलायंस यहाँ पर कर सकता है। उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो अब बैंकिंग सेक्टर में अपनी जो कंडीशन है वो सुधार रहा है। तो इससे क्या है कि अभी बैंक ऑफ बड़ौदा काफ़ी कह सकते हैं कि लोअर फॉर्म में है। अब अगर उसकी असेट की कंडीशन सुधरेगी, तो और लोन की कंडीशन भी यहाँ पर उसकी सुधरेगी, तो काफ़ी अच्छा ये स्टॉक ग्रो कर जाएगा इस प्राइस पॉइंट से। और बजाज हाउसिंग फाइनेंस का तो मैंने बोला ही आपको कि आप थोड़ा सा डिप का वेट करिए, और उसके बाद ही यहाँ पर आप डिसीजन लीजिए। ओके, दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।